कुछ ऐसे नियम हैं जो लिखे तो कहीं नहीं हैं, पर हम सब उन्हें मानते हैं। यही वे अलिखित नियम हैं जो तय करते हैं कि हम कौन हैं, हम कैसे बनते हैं। तो आज चलिए इन्हीं अदृश्य नियमों की दुनिया में चलते हैं। चलिए एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या हम इंसान पैदा होते हैं या फिर समाज में रहकर इंसान बनना सीखते हैं? यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत की जड़ है। सोचिए, हर इंसान की कहानी एक छोटे से बच्चे से शुरू होती है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो तो एक कोरी स्लेट की तरह होता है ना। उसे दुनिया के तौर तरीकों, नियमों के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। सब कुछ उसे सीखना पड़ता है। तो फिर सवाल यह है कि हम ये सब सीखते कैसे हैं, रास्ता कैसे मिलता है? सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमें एक तरह का नक्शा दिया जाता है और इसी नक्शे का नाम है संस्कृति या कल्चर। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी अनजान शहर में घूमने के लिए मैप चाहिए होता है, समाज में जीने के लिए, व्यवहार करने के लिए हमें संस्कृति की जरूरत पड़ती है। तो आखिर ये नक्शा है क्या? कैसा दिखता है? चलिए सेक्शन 1 में इसी जीवन के नक्शे को जरा और करीब से देखते हैं। अच्छा, जब भी कोई कल्चर या संस्कृति शब्द बोलता है तो दिमाग में क्या आता है? शायद क्लासिकल म्यूजिक, डांस, अच्छी पेंटिंग्स, है ना? पर सोशियोलॉजी में इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। उनके हिसाब से कल्चर का मतलब है किसी समाज के लोगों का जीने का पूरा तरीका। देखिए 1871 में ही एंथ्रोपोलॉजिस्ट एडवर्ड टायलर ने इसकी एक बहुत अच्छी परिभाषा दी थी। इसमें ज्ञान, विश्वास, कला, कानून सब कुछ शामिल है। पर सबसे जरूरी बात जो उन्होंने कही वो थी हासिल की गई क्षमताएं और आदतें। हासिल की गई, इसका मतलब साफ है, कल्चर हमें खून में नहीं मिलता, इसे हम सीखते हैं। फिर कुछ सालों बाद ब्रॉनिस्लॉ मेलानोव्स्की ने इस आइडिया को और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि कल्चर सिर्फ हमारे विचार और आदतें ही नहीं हैं, बल्कि वो सारी चीजें भी हैं जो हम बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। मतलब हमारे टूल्स, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा सामान। तो कल्चर सिर्फ दिमागी नहीं बल्कि फिजिकल भी है। और हाँ, ये नक्शा हर जगह एक जैसा बिल्कुल नहीं होता। सोचिए, जो लोग रेगिस्तान में रहते हैं उनका रहन सहन, खान पान, यहाँ तक कि आने जाने के तरीके बर्फीले पहाड़ों में रहने वाले लोगों से कितने अलग होंगे। मतलब हमारा माहौल, हमारा पर्यावरण हमारी संस्कृति का नक्शा बनाने में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो अगर कल्चर एक मैप है तो इसे पढ़ना भी तो आना चाहिए, है ना? इस मैप में अलग अलग तरह के सिंबल्स या प्रतीक होते हैं और सोशियोलॉजिस्ट इन प्रतीकों को समझने के लिए कल्चर को 3 हिस्सों या कह लीजिए 3 डायमेंशंस में बांटते हैं। ये 3 डायमेंशंस हैं, कॉग्निटिव, नॉर्मेटिव और मटीरियल। चलिए एक एक करके तीनों को फटाफट समझते हैं। पहला है कॉग्निटिव डायमेंशन। कॉग्निटिव का मतलब है हमारी समझ, हमारे विचार। मतलब हम अपने आसपास की चीजों को कैसे समझते हैं। जैसे अखबार में किसी नेता का कार्टून देखकर हम फौरन पहचान जाते हैं कि ये कौन है। ये इसलिए क्योंकि हमारे पास एक शेयर्ड समझ है। यही कॉग्निटिव कल्चर है। दूसरा है नॉर्मेटिव डायमेंशन। नॉर्म्स मतलब नियम, सही गलत के कायदे। अब ये 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं नॉर्म्स जो अनलिखे नियम है, जैसे घर पर नियम होता है कि रात को देर से बाहर नहीं रहना। और दूसरे होते हैं लॉज यानी कानून, जो सबके लिए लिखित और फॉर्मल होते हैं, जैसे चोरी करना गैर कानूनी है। ये दोनों ही हमारे व्यवहार को कंट्रोल करते हैं। और तीसरा है मटेरियल डायमेंशन। ये सबसे आसान है। इसमें वो सारी फिजिकल चीजें आती हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे मोबाइल फोन, एटीएम मशीन, गाड़ियां, कंप्यूटर। सोचिए जरा, इन चीजों ने हमारी जिंदगी को कितना बदल दिया है। ये सब हमारी मटेरियल संस्कृति का ही हिस्सा है। तो ठीक है, हमारे पास ये मैप है जिसमें विचार हैं, नियम हैं और चीजें भी हैं। पर एक छोटा बच्चा इस मुश्किल मैप को पढ़ना सीखता कैसे है? इसका जवाब एक शब्द में है, सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण। सोशलाइजेशन ये वो कमाल की प्रक्रिया है जो एक छोटे से असहाय बच्चे को धीरे धीरे एक समझदार इंसान बनाती है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि जिंदगी भर चलने वाला प्रोसेस है। इसी से हम अपनी संस्कृति के तौर तरीके, नियम कायदे सब कुछ सीखते हैं। और अगर किसी को सबूत चाहिए कि सोशलाइजेशन कितना जरूरी है तो मिदनापुर के वुल्फ चिल्ड्रन की सच्ची कहानी सुनिए। 1920 में बंगाल में 2 छोटी बच्चियां भेड़ियों के साथ एक मांद में मिली। वो इंसानों की तरह नहीं बल्कि जानवरों की तरह चारों पैरों पर चलती थीं, कच्चा मांस खाती थीं और भेड़ियों की तरह आवाजें निकालती थीं।
उन्हें कोई इंसानी भाषा नहीं आती थी। ये कहानी हमें साफ साफ दिखाती है कि इंसान का व्यवहार सीखा हुआ होता है, ये हमें पैदाइशी नहीं मिलता। और जैसा मैंने कहा, ये सीखने का प्रोसेस पूरी जिंदगी चलता है। इसके 2 मेन फेज होते हैं। पहला है प्राइमरी सोशलाइजेशन, जो बचपन में परिवार के साथ होता है, और दूसरा है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, जो स्कूल, दोस्तों और मीडिया के जरिए जिंदगी भर चलता रहता है। अच्छा, अभी तक तो हम एक ही कल्चर के मैप की बात कर रहे थे, पर आज की दुनिया तो ग्लोबल है ना? हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में क्या होता है जब अलग-अलग कल्चर के मैप, अलग-अलग नक्शे एक दूसरे से टकराते हैं? यहां पर 2 बिल्कुल अलग तरह के नजरिए देखने को मिलते हैं। पहला है एथनोसेंट्रिज्म। इसका सीधा सा मतलब है ये मानना कि मेरा कल्चर ही सबसे अच्छा है और दूसरों के कल्चर को अपने कल्चर के हिसाब से जज करना। और दूसरा है कॉस्मोपॉलिटनिज्म। ये नजरिया कहता है कि हर कल्चर की अपनी खूबसूरती है, हमें उनके अंतर का सम्मान करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। एथनोसेंट्रिज्म का एक जबरदस्त उदाहरण हमें ब्रिटिश इंडिया में मिलता है। 1835 में थॉमस मैकॉले ने साफ साफ कहा था कि उनका मकसद एक ऐसी क्लास बनाना है जो खून और रंग में तो भारतीय हो, लेकिन सोच, पसंद और दिमाग से अंग्रेज हो। मतलब अपनी संस्कृति को दूसरों पर थोपने का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? लेकिन शुक्र है कि जब कल्चर मिलते हैं तो हमेशा टकराव ही नहीं होता। कॉस्मोपॉलिट सोच कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा देती है, और जब ऐसा होता है तो हमारी भाषा, हमारा खाना, हमारा संगीत, सब कुछ और ज्यादा रिच और इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसका सबसे मजेदार उदाहरण क्या है? हिंग्लिश। हम रोज कितने शब्द इस्तेमाल करते हैं, चड्डीज, देसी, टाइम पास, ये सब क्या है? ये हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर है। ये दिखाता है कि जब कल्चर मिलते हैं तो कितनी क्रिएटिव चीजें बनती हैं। अरे, बैंगलोर जैसा शब्द तो अब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी पहुंच गया है। तो चलिए अपनी इस बातचीत को समेटते हैं। हमने देखा कि कल्चर वो मैप है जो हमें समाज में जीना सिखाता है। हम इस मैप को सोशलाइजेशन के जरिए पढ़ना सीखते हैं, और जब अलग अलग मैप एक दूसरे से मिलते हैं तो कई बार नए और मजेदार रास्ते भी बन जाते हैं। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। अगर कल्चर समाज में जीने का हमारा नक्शा है, तो आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में जहां हर रोज कुछ नया हो रहा है, नए आइडियाज आ रहे हैं, क्या हम सिर्फ उस पुराने नक्शे को फॉलो कर रहे हैं, या फिर हम सब अपने अपने तरीके से अपनी जिंदगी के नए नक्शे खुद बना रहे हैं?